नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी साइंस के विषय में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने केमिस्ट्री और बायोलॉजी को कवर कर लिया है। अब हम लोग फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो हमने क्या देखा, गुरुत्वाकर्षण के विषय में पढ़ा और साथ ही साथ गुरुत्वाकर्षण का जो फॉर्मूला है उसको देखा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या है उसको देखा, केपलर के नियम, कोपरनिकस का नियम, साथ ही साथ न्यूटन के नियम को भी हमने समझा। अब इसी चैप्टर में यानी कि गुरुत्वाकर्षण के अधीन हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होगा, जिसका नाम है प्रणोद एवं दाब। देखिए, अब हम इसको समझते हैं कि प्रणोद होता क्या है, साथ ही साथ हम समझेंगे दाब क्या होता है और इसकी क्या वैल्यू है। देखिए, दाब, चलिए इस चीज को समझते हैं। देखिए, प्रणोद का अर्थ क्या है और दाब का अर्थ क्या है, ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है। कैसे, हम आपको समझाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि ऊंटों को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। क्यों? अगर हम लोग अगर रेत पे या बालू पे दौड़ने लगे तो हम लोग के पैर धंस जाते हैं, लेकिन ऊंटों के जो पैर होते हैं वो काफी चौड़े होते हैं और गद्देदार होते हैं। वो जब रखेंगे तो उनके पैर धंसते नहीं है और वो खप 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 दौड़ते हुए निकल जाएंगे। अगर अभी मोटी बात की, जैसे अगर ये मान लीजिए ये मार्कर, इसको अपने हाथ पे रख के हम ऐसे दबा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन अगर यहीं पे इसी हाथ पे अगर ये देखिए, ये पेन ऐसे दबाएं तो कुछ खास दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर इस पेन की नीब को धसाए तो ये हमारे हाथ को फाड़ता हुआ अंदर घुस जाएगा। ये क्यों? भाई, दबा तो हम पेन को भी रहे थे, पेन को भी दबा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन जैसे इसकी नीब को हम दबा रहे हैं तो ये हमको नुकसान दे रहा है या हमको नुकसान कर रहा है। इसको हम समझते हैं। देखिए, ध्यान समझिएगा। जब हमने पूरे पूरे कलम को दबाया, पूरे कलम को प्रेस किया तो हमें ज्यादा खास दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जैसे ही हमने कलम की निब को दबाया तो हमारे हाथ में तकलीफ हुई। हो सकता है हमारे हाथ को फाड़ करके आगे निकल जाए। तो अगर अब यहां मोटा मोटा देखा जाए तो ये एकदम पॉइंटेड है। क्या है ये? पॉइंटेड है। और पॉइंटेड को ही कहते हैं एक दिशा में यहां जो फोर्स लग रहा है, हमारे दबाने पे या ढकेलने पे जो फोर्स लग रहा है बिल्कुल पॉइंटेड लग रहा है, एक दिशा में लग रहा है। इसी चीज को हम कहते हैं प्रणोद। क्या कहते हैं? प्रणोद। और यहां जो बल लग रहा है, यहां कुछ इलाका लेके लग रहा है। इलाका मतलब कुत्तों वाला इलाका नहीं, इलाका मतलब एरिया। किसमें लग रहा है? एरिया यानी कि क्षेत्रफल। एरिया यानी कि क्षेत्रफल। जब कोई बल, कोई दबाव या कोई ढकेलना समझ लीजिए, जब वो एक दिशीय मतलब केवल पॉइंटेड हो, पॉइंटेड जैसे सुई, ठीक है, सुई, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्रणोद। जैसे सुई का चुभना, ठीक है, सुई का चुभना, कांटे का चुभना, ये सब क्या है? ये है प्रणोद। वही अगर थोड़ा सा क्षेत्रफल मिल जाए, थोड़ा सा एरिया मिल जाए, जैसे कि ये सेक्शन, ये थोड़ा सा जब एरिया मिल जाए तो इसको, इस प्रकार के बल को क्या कहते हैं? इस प्रकार के बल को हम कहते हैं दाब। क्या कहते हैं? दाब। ध्यान समझिएगा, क्या कहते हैं? दाब। अर्थात दाब क्या है? दाब क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। कौन सा क्षेत्रफल? एकांक क्षेत्रफल। एकांक मतलब जो पूरे क्षेत्रफल की वैल्यू 1 हो, ठीक है। जैसे अगर ये पेन यहां तक दबा रहे हैं हम, तो ये चारों जो इलाका, हाथ का जो इतना हिस्सा है, जैसे देखिए, इसको हम यहां दबा दिए। दबाने के बाद में अगर हम मोटा मोटा आपसे कहें, देखिए, ये पेन को अगर पेन को हम यहां से दबा रहे हैं तो यहां अगर ऐसे गोला खींच देंगे आप, तो ये गोला लगभग इतना बड़ा आएगा। तो इस गोले पे जो पूरा दाब लग रहा है, इस पूरे गोले पे जो दाब लग रहा है, उसको हम कहते हैं दाब। दाब इक्वल टू क्या होता है? F/A, यानी कि बल बटा क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। यानी कि
इतना क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल पर कितना बल लग रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, दाब। या इसकी परिभाषा को थोड़ा और आसान कर देते हैं, एकांक क्षेत्रफल पर या एक क्षेत्रफल पर लगने वाले दाब को हम क्या कहते हैं, लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। ठीक है, लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। लेकिन यही बल अगर पॉइंटेड हो जाए, एक दिशीय हो जाए, तो क्या कहलाता है, प्रणोद। क्या कहलाता है, प्रणोद। आपसे क्वेश्चन पूछता है, कभी कभार पूछ लेगा, मान लीजिए कि लोहे की कील को दीवार में ठोकने पर ये आसानी से धंस जाती है, लेकिन मोटी चादर या मान लीजिए मोटा लोहा नहीं धंसता। इसका क्या कारण है, तो इसका कारण क्या है, प्रणोद। अब आप कह रहे होंगे इसका भी मतलब वही है, इसका भी मतलब वही है। हाँ, ये थोड़ा सा मोटा है, ये थोड़ा सा पतला है, तो ऐसा कर देते हैं हम लोग, ये देखिए, ये मान लीजिए एक सुई हो गई, ये दूसरी सुई, तीसरी सुई, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, ऐसे सटा के हम पूरी सुई लगा दें। लो, ये भी ऐसे हो गया, बिल्कुल हो गया। तो ये जो आपका प्रणोद है, ये बदल के क्या हो जाएगा, दाब हो जाएगा। और दाब बराबर सूत्र हो जाएगा प्रणोद बटा क्षेत्रफल। बस, इजी। भाई एक प्रणोद था, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बहुत सारे प्रणोद आ गए, यानी कि बहुत सारा छोटा मोटा दाब लगने लगा और एक क्षेत्रफल पर। यही तो हमारा होता है दाब। दाब यानी कि एक तरह से कह सकते हैं, दाब भी वो प्रणोद है जो एकांक क्षेत्रफल पर लगने लगे। यानी कि जब क्षेत्रफल की कुछ वैल्यू आने लगे, अब जैसे ये मान लीजिए है, इसका क्या क्षेत्रफल है, पता नहीं क्या क्षेत्रफल है, लेकिन अगर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो इसका क्षेत्रफल निकल सकता है। ठीक है, यानी कि जब एकांक क्षेत्रफल पर बल लग जाएगा उसको हम कहेंगे दाब। और अगर एक दिशीय दाब है या एक दिशीय बल है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं प्रणोद। इन दोनों चीज को ध्यान रखिएगा। तो मोटा मोटा हम कहें तो दाब बराबर क्या होता है, प्रणोद बटा क्षेत्रफल। प्रणोद को ही हम क्या कहते हैं, बल। और क्षेत्रफल तो आपको पता ही होगा। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो अगर दाब की बात करें, प्रेशर दाब की बात करें, तो दाब का मात्रक होता है न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर पावर -2। क्या होता है, न्यूटन मीटर पावर -2। ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया दाब का। दाब का फॉर्मूला क्या हो गया, प्रणोद बटा क्षेत्रफल या बल बटे क्षेत्रफल। और उसके मात्रक की बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर -2। ठीक है, अब ये जो पूरी घटना हो रही थी ना, ये इसको धसा दो, उसको धसा दो, कील क्यों घुस जाती है, सुई क्यों चुभ जाती है। अदरवाइज आप रिमोट पे बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, वही आप सुई बैठ जाएंगे तो बताएगा क्या दिक्कत है। ठीक है, ये तमाम प्रकार की घटनाओं को खोजा था किसने, पास्कल ने। ब्लैस पास्कल इनका नाम था। क्या नाम था, ब्लैस पास्कल। तो इनके सम्मान में, हालांकि यूनिट तो खोजी जा चुकी थी, लेकिन इनके सम्मान में दाब के मात्रक को क्या कहा जाने लगा, पास्कल। और उसको डिफाइन किया जाने लगा या डिनोट किया जाने लगा पीए से, पा। ठीक है, पीए से पा, वहां से प्रेशर भी हो जाता है, और पीए से पास्कल। क्लियर हुआ। तो दाब की 2 यूनिट है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पर मतलब डिवाइड, और साथ ही साथ इसको आप ये भी कह सकते हैं कि पास्कल के सम्मान में दाब का जो मात्रक है उसको क्या कहा जाता है, पास्कल कहा जाता है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाए। चलिए देखिए, अब हमने क्या पढ़ लिया, हमने प्रणोद और दाब को समझ लिया। प्रणोद मतलब ये होता है कि एक दिशीय जो बल होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रणोद। और बात करें दाब की, तो दाब क्या होता है, दाब जो हमारा होता है वो होता है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। अच्छा, अब एक मोटा मोटा बता रहे हैं, अगर आपके सर पे हम 10 kg रख दें, 10 kg, तो आप आराम से चले जाएंगे।
और अगर आपके सर पे हम 100 केजी रख दें आप वहीं बैठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये 10 केजी आपके सर पे भार लगाएगा, आप मस्ती में निकल जाएंगे। लेकिन जब ये 100 केजी आपके शरीर पे भार लगाएगा तो आपका मुंह पिरुआस बन जाएगा। कारण कारण आप कहेंगे इतना भारी कौन लेके जाए? भारी नहीं है, वो प्रेशर है, वो पूरा आपको चिपका दिया। यानी कि मोटा मोटा कहा जाए, जो दाब होता है, प्रेशर, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है भार पे, भार पे। ठीक है? क्यों? कि देखिए उस बड़े पत्थर को आपने उठाया, उसको ग्रेविटी खींच रही है कि नीचे गिराओ, कभी ना कहीं उठा कर रखा है, नीचे गिरा। अगर आप नहीं गिराएंगे तो फिर उतना बल लगाए रखिए, आपकी जब तक क्षमता है तब तक आप इसको उठाए रहिए, हनुमान जी बन के या बाहुबली बन के। लेकिन अगर जैसे आपका बल कम होने लगेगा, तुरंत आपके हाथों में दर्द शुरू हो जाएगा और आपको लगेगा कि बस करो, अब इसको छोड़ दो। ठीक? अल्टीमेटली ये कहने का अर्थ है कि जो भार होता है, भार भार वो डिपेंड करता है या वो ही डिसाइड करता है कि जो दाब की वैल्यू है वो कितनी होगी। ठीक है? ये आप नोटिस करेंगे, कुछ ध्यान रखिएगा। जैसे अगर हम बात करें ठोस पदार्थों में दाब के बारे में, तो ठोस पदार्थों में भार होता है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं, और भार ही रिस्पॉन्सिबल होता है दाब के लिए। तरल की बात करें, तरल या गैस की बात करें, तरल या गैस, तो तरल और गैस में भी भार होता है। जैसे पानी, पानी को आप गिलास में रख दीजिए, जब आप पानी को गिलास में रखेंगे ऐसे, तो ये पानी जो है अगर ये गिलास में भरा हुआ है तो नीचे दाब लगाएगा, यहां भी लगाएगा, यहां भी, यहां भी, यहां भी। इसको अगर यहां आपने छेद कर दिया तो पानी यहां से धीरे धीरे बह जाएगा। क्यों बह जाएगा? क्योंकि ये पानी या गैस ये बर्तन की दीवारों पर भी बल लगाते हैं, या दीवारों पर भी ये क्या करते हैं? दाब लगाते हैं, और उसी की वजह से ये पानी बाहर बह जाता है। लेकिन ठोस क्या करता है? ठोस केवल और केवल नीचे की तरफ दाब लगाता है। आप मान लीजिए इसको गिलास आपने रखा है, यहां से गिलास फोड़ दीजिए, ठोस को कोई मतलब नहीं है, वो नहीं जाएगा। लेकिन क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये दीवारों पे दाब नहीं लगाता। दीवारों पे दाब कौन लगाते हैं? गैस और द्रव, गैस और द्रव। तो गैस और द्रव में भी दाब की वैल्यू होती है, और वो क्या कहते हैं, बर्तन के दीवारों पे दाब लगाते हैं। इसलिए अगर उनको मौका मिलता है या कहीं से आपका बर्तन टूटा फूटा है तो वहां से वो फ्लो कर जाते हैं। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं आगे। एक टर्म है उत्प्लावकता। उत्प्लावकता, देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छी चीज है, इजीली आपको समझ में आ जाएगी, घबराइए नहीं। देखिए अब ये उत्प्लावकता होता क्या है समझते हैं। जैसे कभी अगर हम लोग नहाते रहे, जैसे कि हौदा वगैरह में या नहर वगैरह, पोखरा वोखरा वगैरह में, तो हमको ऐसे लगता है जैसे बड़ा मजा आता है ना, जैसा लगता है हम लोग का जो 65 किलो का भार था वो 20 किलो हो गया है, मतलब हम लोग एकदम हल्के हो गए हैं। ठीक है? या दूसरा एग्जाम्पल समझिए, कभी आप जैसे देखिए, कभी मान लीजिए ये ड्राम है, ठीक है, ये ड्राम, इस ड्राम में आप रख दीजिए पानी, इस ड्राम में आप रख दीजिए पानी, और इस पानी में एक खाली बोतल को, एक खाली बोतल को नोटिस रखिएगा, ठीक, खाली बोतल, खाली बोतल को, ठीक है, खाली बोतल को, या इस बोतल में कुछ ना हो, इसको ढक्कन लगा के बंद करके ऐसे इसको दबाइए। ठीक है? जब जब आप बोतल को दबाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे अंदरवा से भूत उसको उठा के बाहर फेंक रहा है ना। बोतलिया ऐसे दबाइए, ऐसे बाहर फेंकता रहता है, ऐसे दबाइए बाहर फेंकता रहता है, ऐसे दबाइए फेंकता रहता है। हमने बोला कि दबा दिया, तो मीना कहेगी नहीं दबेगा, हमने दबा दिया, हम खुश हो गए, अब ठीक है। लेकिन जैसे छोड़ो भाग आपके मुंह में लग जाएगा। यानी कि जैसे आपने बोतल को दबाया है, ठीक है, जैसे ही उसको छोड़ेंगे फट से बाहर फेंक देगा, धड़ाक से बाहर फेंक देगा। ये जो परिघटना है यही है उत्प्लावकता। क्या है? उत्प्लावकता यही घटना है कि जैसे ही आप इस बोतल को डुबाते जाइए, आपने इस बोतल को डुबा दिया, डुबाने के बाद जैसे ही आप छोड़ेंगे भचाक से बाहर फेंक देगा। और ये परिघटना, ये दृश्य या ये जो घटना आपको घटित है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं उत्प्लावकता।
क्या कहते हैं, उत्प्लावकता। अब ये होता क्यों है इसको हम समझते हैं। देखिए भाई, उत्प्लावकता की जो घटना है, हमने तो ये सुना है, अगर इसी खाली बोतल को हम यहां से गिराएंगे धड़ाम से, कहां गिर जाएगी, ये धरती पे ये गिर जाएगी। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा, इसमें हम छोड़ दें, ये पनिया में डूब के नीचे चला जाए, होना तो ये भी चाहिए नियमानुसार, लेकिन होता क्यों नहीं है, ध्यान समझिएगा। हर एक द्रव में या हर एक पानी में क्या होता है, इसकी क्वालिटी होती है। कौन सी क्वालिटी, देखिए जब इस पे आप जैसे उसमें आप घुसा रहे हैं जबरदस्ती, कोई आपके घर में घुसेगा तो उसको लात मार बाहर नहीं करेंगे, तो होता क्या है, जब आप बोतल को घुसा रहे हैं तो ये पानी कहता कहां आ रहा है, यहाँ जगह खुदे नहीं आ रहा, हट, ठीक है, वो बाहर निकालने का प्रयास करता रहता है, लेकिन आपने उसकी अवकाश से ज्यादा बल लगा दिया तो बेचारा दबा रहता है, लेकिन जैसे आप बल हटाएंगे धार से उठा फेंक देगा। ठीक, अर्थात प्रत्येक द्रव ऊपर की दिशा में एक बल लगाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, उत्प्लावकता कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्प्लावकता कहते हैं। ठीक है, दो एग्जाम्पल से मैंने आपको समझा दिया कि उत्प्लावकता का अर्थ क्या है। इसके आगे हम और चीज और समझते हैं। देखिए, अगर आप बात करें कि उत्प्लावकता बल जो है ये कहां से आया, और किसके अगेंस्ट ये काम करता है। देखिए, चूंकि बोतल को हम नीचे लेके जा रहे थे, ग्रेविटी नीचे वर्क करती है, लेकिन हमारा जो वाटर है ये ऊपर वर्क कर रहा है। ठीक है, ऊपर, तो जब तक ये दोनों चीजें बैलेंस नहीं होंगी तब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे आप बोतल को छोड़ दीजिए धड़ाम से, तो पानी में से तैरता रहेगा, वो तैरता रहेगा। क्यों तैरता रहेगा भाई, वो इसलिए तैरता है क्योंकि उसका जो भार है, उसका जो वेट है, कुछ है ये नहीं है। जब वेट उसका कुछ नहीं है तो क्या करेगा, वो उठा के वो बाहर फेंक देगा। क्या करेगा, उठा के वो बाहर फेंक देगा। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखे रहिएगा। क्लियर हुआ। अच्छा, इसको थोड़ा हम और डीप लेके चलते हैं। ठीक है, थोड़ा और डीप लेके चलते हैं। देखिए, अब मान लीजिए हमारे पास एक गिलास है, स्टील की गिलास है। ठीक है, स्टील की गिलास, इस स्टील के गिलास को हमने इसमें रख दिया। ठीक है, चलिए मान लीजिए कटोरा है। ठीक है, कटोरे से आपको बेटर समझ में आएगा। देखिए, मान लीजिए ये कटोरा है। ठीक है, इस कटोरे को हमने ये इसमें रख दिया, इसमें पानी में, तो यहां तैरता रहता है। ठीक है, क्या करता है सर, अपना आराम से मस्ती में घूमता हुआ चला जाता है। लेकिन जैसे ही इस कटोरे को हम थोड़ा टेढ़ा करेंगे, पानी भरेगा, भड़ाक से डूब के नीचे आ जाएगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होता है भाई, ये ऊपर तो तैर रहा था, लेकिन जब टेढ़ा हो गया तो डूब गया। क्यों डूब गया, अभी मैंने आपको बताया कि उत्प्लावक बल के कारण, या उत्प्लावक बल जबरदस्ती अगर पानी में आप कुछ डुबोएंगे उसको बाहर फेंक देता है। ठीक है, क्या करता है, बाहर फेंक देता है। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए ये है पानी और ये है शहद। अब बताइए, इस बोतल को डुबाने में यहां ज्यादा मेहनत पड़ेगी कि यहां मेहनत पड़ेगा। तो आपको पता होगा कहां मेहनत पड़ेगा, शहद में। शहद चूंकि गाढ़ा होता है इसलिए शहद में ज्यादा मेहनत पड़ेगी, और यही गाढ़ापन क्या कहलाता है, विस्कोसिटी, और या इसको हम कहते हैं घनत्व। क्या कहते हैं, घनत्व। क्या कहते हैं, घनत्व। क्लियर, क्या कहते हैं, घनत्व। अब बात को समझिएगा। देखिए, गुरुत्व बल कहां काम करता है, नीचे की तरफ। उत्प्लावक बल कहां काम करता है, ऊपर की तरफ। अब देखिए, अगर उत्प्लावक बल ज्यादा हो गया तो वस्तु क्या करेगी, तैरती रहेगी, और अगर गुरुत्व बल ज्यादा हो गया तो वस्तु क्या करेगी, डूब जाएगी। ठीक है, अर्थात जैसे मान लीजिए अगर ये मार्कर हमने फेंक दिया पानी में, अब इस मार्कर पे अगर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा हुआ तो ये खटाक से डूब जाएगा, लेकिन अगर उत्प्लावक बल ज्यादा हो गया तो ये तैरता रहेगा। तो उत्प्लावक बल और गुरुत्वाकर्षण बल। अच्छा, उत्प्लावक बल आया कहां से था, घनत्व से। तो अगर इस वस्तु का उत्प्लावक बल ज्यादा हुआ तो तैरेगा, या इसी को हम रिवर्स कर रहे हैं, इसका घनत्व अगर कम हुआ
तो ये तैरेगी। ध्यान से समझिएगा, घनत्व कम तो तैरेगी, उत्प्लावक फोर्स ज्यादा तो तैरेगी। उल्टा मत करिएगा, ठीक है। किसी द्रव का घनत्व अगर ऑब्जेक्ट से ज्यादा है या ऑब्जेक्ट का घनत्व द्रव से कम है तो वस्तु वो तैरेगी। जैसे आपसे पूछता है कि लोहे की कील प्रायः पानी में डूब जाती है, बड़े बड़े जहाज नहीं डूबते, तो यहाँ पे मैटर करता है घनत्व का ही, क्योंकि घनत्व जिसका कम रहेगा वो तैरेगा, जिसका ज्यादा रहेगा वो डूब जाएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगर घनत्व ऑप्शन में नहीं है तो पक्का आपको उत्प्लावक बल की तरफ वो इशारा कर रहा है, इसको आप ध्यान रखिएगा ताकि आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, तो उत्प्लावक बल और घनत्व आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी मोटा मोटा हम आपको समझा देते हैं, देखिए ध्यान समझिएगा। उत्प्लावक बल होता क्या है? देखिए, उत्प्लावक बल मतलब उत्प्लावक बल मतलब क्या होता है? उत्प्लावक बल द्रवों द्वारा किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगाया गया बल होता है और ये किसी वस्तु को पानी में डूबने से रोकता है या डुबाने में रोकता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, अगर आप बोतल डुबाएंगे तो भचाक से बाहर फेंक देता है, या आप कह सकते हैं मोटा मोटा जब हम जैसे कि जब नहाते समय बड़ा मजा आता है, जैसे हल्का हो गया पानी है ना, बड़ा मजा आता है, तो वो किसका प्रभाव है? वो है उत्प्लावक बल का। और उत्प्लावक बल की बात करें तो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करता है, मतलब ग्रेविटी नीचे खींचती है और ये ऊपर खींचता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए, बाद में ये हुआ कि अच्छा, ये जो लोहे की कील है, लोहे की कील है यार, ये कैसे डूब जाती है? इतनी छोटी है और बहुत बड़ा जहाज, बहुत बड़ा जहाज ये कैसे तैरता है? पानी की जहाज जो 200 लोगों को लिए हुए है वो तैर रहा है और ये नहीं तैर रहा है, क्यों? वाई? तो इसको क्या हुआ कि एक व्यक्ति, एक साइंटिस्ट ने इसको खोजा, एक साइंटिस्ट ने इसको खोजा। क्या खोजा? देखिए ध्यान समझिएगा। उन्होंने बताया कि जितना भार होगा वस्तु का जितना भार होगा वो वस्तु उतना ही पानी हटाएगा, उतना ही पानी हटाएगा और उतना ही उत्प्लावक बल लगाएगा। ठीक है, उतना ही उत्प्लावक बल लगाएगा। अभी कील छोटी सी है, उसका भार इतना ज्यादा है, पानी कम हटाएगा, भचाक से डूब जाएगा। लेकिन जहाज इतना भारी है, इतना भारी जहाज है, जब वो जहाज हल्का सा डूबेगा, मतलब उसकी तली हल्की से डूबेगी, पानी हटा दी, बैलेंस हो गया, ग्रेविटी और उत्प्लावक बल बैलेंस हो गए। जब बैलेंस हो गए तो फिर आराम से वो तैरते हुए चला जाएगा। समझिएगा। देखिए, मान लीजिए बड़ा सा जहाज है, ये जहाज जैसे ही पानी में आया, ये थोड़ा सा हल्का सा डूबेगा। ठीक है, अब देखिए जब हल्का सा ये डूबेगा तो इसने इतना पानी हटा दिया, इतना पानी मतलब ये इतना नीचे जैसे आया, ग्रेविटी नीचे जा रही थी, उत्प्लावक बल कहा किधर आ रहे हो? नो एंट्री। उत्प्लावक बल ने ग्रेविटी को बैलेंस कर दिया, कहां आ रहे हो? रुको। जैसे ही बैलेंस कर दिया, अब ये जहाज ना तो नीचे जाकर डूब सकता है, ना उत्प्लावक बल की इतनी औकात है उसको उठा के बाहर फेंक दे। तो इसलिए जहाज हमारा निरंतर तैरता रहता है, या जहाज हमारा लगातार वो चलता रहता है। ठीक है, किसी वस्तु के भार के बराबर, या जब कोई वस्तु पानी में तैरती है तो अपने भार के बराबर ही पानी की मात्रा को वो विस्थापित करती है या पानी की मात्रा को वो हटाती है। इसको हम क्या कहते हैं? इसी घटना को किसने दिया था? एक साइंटिस्ट ने दिया था। देखिए, बात को समझे रहिएगा ध्यान से ताकि प्रॉब्लम बाद में ना हो। देखिए, अगर मान लीजिए ये जहाज है, ठीक है, ये जहाज आपकी कहां है? ये जहाज है और ये पानी में आ गई। ठीक है, जैसे ही जहाज पानी में आती है, मान लीजिए अब ये जहाज आपकी पानी में आ रही है। ठीक है, देखिए ये जहाज आपकी पानी में आ गई।
जैसे ये पानी में आएगी इसका थोड़ा सा हिस्सा इसमें डूब जाएगा, थोड़ा सा हिस्सा। अब जो ये हिस्सा डूबा है, क्यों डूबा? क्योंकि ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही थी, ग्रेविटी ने कहा आ जाओ नीचे। लेकिन तुरंत उत्प्लावक बल एक्टिवेट हो गया, उसने कहा खबरदार, कहां घुस रहा है? पानी के उत्प्लावक बल ने क्या कहा? पानी को हटाया, हटा हटा के कहा अब रुक जाओ। बस ग्रेविटी आ रही थी, उत्प्लावक बल ढकेल रहा था, ग्रेविटी आ रही थी, उत्प्लावक बल ढकेल रहा था, तो दोनों यहां पे बैलेंस हो गए। जैसे ही बैलेंस हो गए, अब ना तो जहाज नीचे आएगा और ना ही जहाज ऊपर जाएगा, जैसे बोतल ऊपर फेंकाया था ऐसे नहीं होगा। तो अब जहाज लगातार तैरेगा। और इसको खोजा किसने था या इसको बताया किसने था? आर्किमिडीज ने। किसने बताया था? आर्किमिडीज ने। तो इसको क्या कहते हैं? आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज थ्योरी या आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार, जब कोई वस्तु किसी पानी में तैरती है या जब कोई वस्तु पानी में तैरती है, तब वह अपने भार के बराबर पानी को विस्थापित करती है या पानी को हटाती है। क्लियर हो गया? अगर ये, क्योंकि आप देख लीजिएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट आप पानी में फेंकिए, अगर वो तैर रहा है तो हल्का हल्का पानी लगा रहता है। लगा रहने का मतलब यह है कि हल्का हल्का वो पानी में डूबी रहती है। वही पानी को हटा करके उत्प्लावक बल को बैलेंस कर लेता है। क्लियर हुआ? इसको किसने दिया था? इसको दिया था आर्किमिडीज ने। ठीक है, किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। तो ये हो गई आर्किमिडीज सिद्धांत के सिद्धांत की बात। देखिए, अब हम पढ़ लेते हैं, टॉपिक हमारा है आपेक्षित घनत्व। क्या है? आपेक्षित घनत्व। देखिए, आपेक्षित का हम सीधा सा सिंपल से होता है, जैसे आजकल गांव में होता नहीं, गांव के हर घर में, कि तुम गुप्ता जी के बेटे से बहुत कमजोर हो पढ़ने में। तो देखिए, यहां हो गया कौन? यहां हो गए आप, यानी कि तुम, और यहां हो गए गुप्ता जी। ठीक है, कौन हो गए? गुप्ता जी सन, यानी कि गुप्ता जी का बेटा। जब आपकी तुलना किसी और से कर दी जाए जो आपसे अच्छा है, तो यही होता है क्या? आपेक्षित घनत्व। लेकिन आपेक्षित घनत्व को साइंस की लैंग्वेज में कहा जाए तो वस्तु का घनत्व। अब यहां पे वस्तु कुछ भी हो सकती है, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, थामड़ा। ठीक है, और पानी का घनत्व, पानी का घनत्व। देखिए, यानी कि आपेक्षित घनत्व क्या है? वस्तु के घनत्व तथा पानी के घनत्व का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? आपेक्षित घनत्व। क्लियर हुआ? तो दोस्तों, ये था हमारा गुरुत्वाकर्षण का चैप्टर, जो आज समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।